नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कौन बताएगा? देखिए, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, फिर हमने सिक्योरिटी, मोटर व्हीकल का किराया, यही 4 किया था। यस। कौन कौन सा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर कहाँ गया? यस, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पशन सीरियल नंबर 40 में है। यस, उसके बाद हमने किया था सिक्योरिटी और उसके बाद मोटर व्हीकल का किराया। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए आप फटाफट, बिजनेस फैसिलिटेटर रिवर्स चार्ज में है या नहीं है? रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज में है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट टू बैंक रिवर्स चार्ज में है या नहीं है? फॉरवर्ड चार्ज में है ना सर? फॉरवर्ड चार्ज में है। इसका अगर ये एजेंट अपॉइंट करता तो रिवर्स चार्ज में है या नहीं है? यस, रिवर्स चार्ज में। सब रिवर्स चार्ज में है। सिक्योरिटी बताइए, यहाँ सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है सिक्योरिटी पर्सनल में? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और रिसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्पस। रजिस्टर्ड पर्सन। तो एक्सेप्शन है? टू बॉडी कॉर्पोरेट वो एफसीएम में है सर। सर सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो एफसीएम है सर। TCS collections. नो सर्विस प्रोवाइडर सेंट्रल TDS गवर्नमेंट काट रहा है, वो एक्सेप्शन में है। Yes, sir. और डीलर अंडर सेक्शन 10 सॉरी कंपोजिट डीलर। सेक्शन 10 वाला। Yes. हाँ, section- यस, बाकी इससे इंटरप्रिटेशन जरूर निकलता है कि बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है तो फॉरवर्ड हाँ चार्ज सर, हाँ सर, है ना, लेकिन एक्सेप्शन तो यही है। हाँ सर। मोटर व्हीकल में आइए, सप्लायर कौन? सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और क्या लिखा हुआ है? Charging 12%. हैं? 12% integrated tax. Who's charging नॉट 12? चार्जिंग 12% है। Not 12%. Not charging 12%. हाँ, तो चार्जिंग कितना हो गया? 5%। 5%. और इज अनरजिस्टर्ड। Yes. रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड है तो 5% चार्ज कर रहा है, और अनरजिस्टर्ड है तो कोई बात ही नहीं है। रिसिपिएंट कौन? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट। अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज। मोटर व्हीकल का किराया, मोटर व्हीकल विथ फ्यूल विथ ऑपरेटर विथ ऑपरेटर प्लस फ्यूल प्लस ऑपरेटर। करेक्ट है? Yes. यस। ऑपरेटर चला गया, ऑपरेटर नहीं है तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर 17 में पहुंच जाएगा। Yes. जब तक ये सीरियल नंबर 10 में है तब तक तो ठीक बात चलेगा। ये रिवर्स चार्ज Yes, sir. सीरियल नंबर 17 का मैंने जूम कार देखिएगा, ये विदाउट ऑपरेटर किराए पे देता है। ठीक है, चलिए हो गया। इससे ज्यादा तो नहीं किया था ना? आप लोगों ने इसको याद किया था या नहीं किया था? हाँ सर, किया था। ये किया था सर। चलिए म्यूट किया हुआ था, मैंने रिप्लाई दिया था। ठीक ठीक। अब आता है सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। पहले ये लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में आपको समझा देता हूँ होता क्या है, उसके बाद बात करते हैं। अरे किसी को पता है शॉर्ट सेल क्या होता है? बुल और बियर तो पता ही होगा।
बुल का मतलब No I will idea. buy the shares in the anticipation that the price of the shares will rise. तो मैंने रिलायंस का शेयर्स मान लीजिए 2000 में खरीदा, ये सोच के, क्या सोच के खरीदा था 2000 में, ये 2500 हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा, हाँ या ना? Yes. दैट इज बुल। बियर क्या करता है? बियर क्या करता है? वो बेचता है, Yes. वो उसके पास शेयर्स होगा नहीं, वो बेच देगा। वो रिलायंस के शेयर्स मान लीजिए 2000 चल रहा, 1500 में बेच देगा, ठीक है? क्या बोला मैंने? आई डू नॉट हैव रिलायंस शेयर्स। मैंने क्या किया, रिलायंस शेयर्स मेरे पास है नहीं, मैं बेच देता हूं। ये पॉसिबल है या नहीं है शेयर मार्केट में? इवन इफ यू डू नॉट हैव सिक्योरिटी, डीमैट में आपके पास शेयर्स नहीं होगा, शेयर्स है नहीं, उसके बावजूद आप बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? Yes, sir. बताइए, शेयर बेच मार्केट सकते का, शेयर मार्केट का किसको किसको आइडिया है? मेरा आइडिया नहीं है। किसी को आइडिया नहीं लग रहा है। कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता? बॉम्बे गुजरात तो बहुत करता है। अमित जी, जी सर, इतना नहीं है सर। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। डीमैट में मेरे पास शेयर्स हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बेच सकता हूँ, तो मैंने बेच दिया। जिसको हम लोग इंट्राडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? Intraday. इंट्राडे। तो जिस दिन बेचा मुझे उसी दिन खरीदना पड़ेगा। मैं ये सोच के बेच रहा हूँ कि 1500 रुपए में बेच रहा हूँ, और जब ये प्राइस नीचे आएगा और मुझे लगता है 1200 आ जाएगा तो मैं 1200 में खरीद लूंगा, तो मेरा कैंसिल हो गया दोनों ट्रांजेक्शन और 300 रुपए का फायदा हो गया। समझ में आया आपको? Yes. लेकिन अगर मैं बेच देता हूं 1500 शेयर्स और उसके बाद मैं बाय नहीं करता हूं, तो मुझे डीमैट अकाउंट से डिलीवरी देनी पड़ेगी। कहिए, Yes, sir. Yes, sir. समझिए, डीमैट अकाउंट एक दुकान है, मेरे पास ग्राहक आया, मैंने उठा के बेच दिया और दुकान में सामान ही नहीं है, तो मुझे बाद में कहीं और से खरीदना होगा ना वो सामान, हाँ। तभी तो। और मैंने 1500 में बेच दिया और पता लगा इसको गिरने की जगह बढ़ गया, ये 2000 का हो गया, बताइए मैं खरीदूंगा या नहीं? हाँ। ग्राहक आया मेरी दुकान में, मैंने 1500 में माल बेच दिया और जब मैं पता करने गया तो 2000 में मिल रहा था। अब मैं क्या करूंगा? मुझे 500 का नुकसान होगा या नहीं होगा? Yes. क्या करूंगा अब? तो एक स्कीम है, मैं अलग से नहीं जाऊंगा, रिलायंस और एसआर की स्टोरी है, तो उसमें नहीं जाते हम लोग। इसमें एक स्कीम यह है कि मैं शेयर्स उधार ले लेता हूं। क्या लेता हूं? जैसे पैसा उधार लिया जाता है, प्रॉपर्टी किराए पे लिया जाता है, वैसे शेयर्स को उधार ले लिया, लेंड कर दिया, ठीक है? तो एक्स ने वाई को शेयर्स लेंड किया है कि उधार दे दो, मैं डिलीवरी दे देता हूं, उसके बाद जब शेयर्स का दाम वाकई में नीचे गिरेगा तो मैं कहीं और से खरीद के दूसरा शेयर्स आपको दे दूंगा। यही तो होगा। Yes. अरे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? हाँ sir. Yes, sir. मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, वैसे तो समझ में आ गया होगा, आप सभी प्रोफेशनल भी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनके लिए मैं दोबारा, मेरे पास एक डीमैट एक दुकान है, मैंने यहां से सेल कर दिया, कितने शेयर? 1500 रुपए के शेयर सेल कर दिए। अब मार्केट में जब शेयर्स का दाम 2000 हो गया, जब मैं मार्केट में पता करने गया, तो ऑब्वियसली मैं इसको नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे नुकसान होगा। तो मैंने क्या किया, एक बंदे को पकड़ा, मान लीजिए वो एक्स है, वाई, मैंने इसको कहा उधार दो, तो इसने मुझे 15 दे दिए और मैंने डिलीवरी दे दी, काम हो गया। अब एक्स आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद शेयर्स मांगे या नहीं मांगेगा? तो हमारा एग्रीमेंट हुआ कि मैं 15 तारीख के 15 नवंबर को मैं वापस करूंगा और 10 अक्टूबर चल रहा है, तो 15 नवंबर को मुझे पता था कि शेयर्स का दाम गिरने वाला है और शेयर्स का दाम गिर के 1200 रुपए में मैंने खरीद लिया और इसको वापस कर दिया। ठीक बात है या नहीं है? तो ये कहानी चलेगी। एक्स ने वाई को शेयर्स लेंड किए, बताइए लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज सप्लाई है या नहीं? वाई इसको ऑब्वियसली कंसिडरेशन देगा इंटरेस्ट के रूप में, जो भी मांगे, उधार दिया कंसिडरेशन, बाद में वापस कर देगा।
बताइए, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इज इट सप्लाई? Yes. No. कैसे एनालिसिस कैसे किया, सप्लाई तक पहुंचे कैसे आप? बताइए क्या क्या देखा आपने? There are two parties. टू पार्टीज और There is a transaction of considerations. कंसिडरेशन है और सप्लाई सेक्शन 7 के कंडीशन क्या लिखा हुआ है? सप्लाई कब होगा? व्हेन है क्या कंडीशन Supply of goods. अपने वाई में Supply of good, either good or service. गुड्स और सर्विस, बिजनेस, कंसिडरेशन, ये सब बताया था नहीं बताया था? Yes. अच्छा. बताइए, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इज इट गुड्स? Service. अच्छा, सिक्योरिटीज गुड्स है या सर्विस है? Neither. Goods है, goods. नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज, हाँ. है ना? Yes. अब आइए, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज गुड्स या सर्विस, या नीदर गुड्स नॉट सर्विस? Neither good not service. हैं? Neither goods not service. आरसीएम कैसे लगा रहा है? तब तो सप्लाई नहीं है, जब सप्लाई नहीं है तो आरसीएम लगना नहीं चाहिए। चुप मत होइए, बताइए ना। आप किताब खोलिए, आप ओहो आप समझ नहीं रहे हैं। यू ओपन द बुक, गुड्स और सर्विसेज का डेफिनेशन ढूंढिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, वहां पर वो सेंटेंस में बताइए सर इस सेंटेंस के कारण इट बिकम्स ए सर्विस और इट बिकम्स ए गुड्स। देखिए, ढूंढिए, आप किताब ढूंढने की कोशिश कीजिए, किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए जब भी कोई सवाल आए। ये जरूरी नहीं है कि आपको अपने दिमाग में जोर देना है, किताब तो है ही आपके पास, देखिए। चलो ट्रांसफर, जो सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज इसमें आएगा क्या? मैंने कहा गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में जाइए, क्योंकि नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज, वो तो गुड्स कहता है, इट इज नॉट एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज, सर्विस भी कहता है एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज। और डेफिनेशन पढ़िए ना, एक बार और पढ़िए डेफिनेशन को। एक बार डेफिनेशन पढ़ लिया इसका मतलब थोड़ी है कि हो गया, दोबारा पढ़िए, जैसे ही नया कोई क्वेश्चन आया दोबारा पढ़िए। देखिए सर्विस में है, सर्विस में है चाहिए। कौन सा सेंटेंस निकाला, एक्सप्लेनेशन दिया है इसके लिए। हाँ पढ़िए उसको, एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, जोर से पढ़िए, सब सुने। क्या हुआ, मिला नहीं आपको? हेलो। हाँ हाँ पढ़िए। अच्छा, मैं जब बुक्स पढ़ तभी यहाँ पे नहीं, मैं दूसरी जगह बैठा हूँ मैं। अरे किसके पास बुक है, आप लोग? हाँ, मैं पढ़ता हूँ सर। पढ़ो, पढ़िए। Service. Service means anything other than goods, money, and securities, but includes. एक्सप्लेनेशन पढ़िए, सिर्फ एक्सप्लेनेशन। For the removal of doubts, हाँ it is hereby clarified that the expression service includes facilitating or arranging transaction in the securities. यस, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, करेक्ट है। Yes. अब आइए देखिए, आप समझिए। अच्छा, वो एक्सप्लेनेशन किस डेट को आया है? नीचे देखिए, फुटनोट में लिखा होगा। अरे कौन देख रहा है? 1st October 2019. ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ठीक है। अब देखिए, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। मुझे एक बात बताइए, सप्लाई का डेफिनेशन में, सप्लाई का डेफिनेशन, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग, क्या लिखा था? ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंसिंग, रेंटिंग, लीजिंग, लीज, रेंट और डिस्पोजल। और डिस्पोजल, यही तो लिखा हुआ था। यस।
मुझे एक बात बताइए, क्या फैसिलिटेटिंग या अरेंजिंग ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज में कहीं भी सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, रेंटिंग या डिस्पोजल आ रहा है? नहीं आ रहा है। उसके बावजूद लेकिन कहीं ना कहीं तो आना चाहिए, सेल, ट्रांसफर, लाइसेंस, एक्सचेंज, बार्टर में नहीं आ सकता। एक्सचेंज, बार्टर, रेंट, लीज भी तो है। हाँ सर। रेंट भी है। यस हेलो और नो? सर। अच्छा, अरे किसी के बैकग्राउंड में चिड़िया की आवाज आ रही है, म्यूट कीजिए। सर सप्लाई का डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, इंक्लूड्स। हाँ, इंक्लूड्स। तो ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन यहाँ से यहाँ गया, उसके बदले में कंसिडरेशन आया और इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो सप्लाई हो गया या नहीं हो गया? हो गया, हो गया। ये सर्विस, ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा या सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा? ये जो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? सप्लाई ऑफ गुड। अरे बाप रे। सर्विस आएगा। मैं, आप मेरे लिए ना 200 फुट का कुआं खुदवा दीजिए, मैं कूद जाता हूँ उसमें। अभी एक्सप्लेनेशन सर्विस में पढ़ा, फिर भी आप एक्सप्लेनेशन ऑफ गुड्स कैसे कह सकते हैं? चलिए, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। अब सर्विस हो गया तो जीएसटी कौन देगा? सप्लायर कौन है, एक्स या वाई? चुप मत होइए प्लीज, कोई तो बोलेगा। सप्लायर कौन है, एक्स या वाई? सो वाई सिक्योरिटी दे रहा है सर ना? एक्स वाई को लेंड कर रहा है, एक्स इज लेंडिंग, वाई इसको कंसिडरेशन दे रहा है। हु इज द सप्लायर? एक्स सर। एक्स इज सप्लायर, जिसको पैसा Yes. मिलता है वही सप्लायर है, जो पैसा देता है वो रिसिपिएंट है। नाउ हु विल बी Yes. पेइंग द जीएसटी? रिवर्स चार्ज में तो कौन देगा? रेसिपिएंट। वाई देगा। यस। चलिए, इसको हटा देता हूं। अब पढ़िए। Services of lending of securities under Securities Lending Scheme 1997 of SEBI as amended. ठीक, category of service हो गया। Supplier, lender, that is a person who deposits the securities registered in his name or in the name of any other person duly authorized on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under the scheme of SBI. तो SEBI ने किसी इंटरमीडियरी को बनाया, यानी कि ब्रोकर बनाया, उसको आप देखिए। Recipient, borrower, that is a person who borrows the securities under the scheme through an approved intermediary of SEBI. ठीक है, तो अब बताइए, इसमें सप्लायर और रिसिपिएंट को, यानी कि एक्स और वाई को आपस में कांटेक्ट नहीं करना है, एक इंटरमीडियरी है, इससे बोल दीजिए भैया सर मुझे लेंड करना है, ये इसको बोल दीजिए कि मुझे लोन पे सिक्योरिटीज लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वहां आ जाते हैं। चलिए, ये हो गया। कौन पढ़ेगा सर्कुलर? मैं नाम बोल देता हूँ, राजीव जी। नहीं, Okay, राजीव रुक जाइए। गणेश जी। Which one? This one, sir. Circular हाँ, 119. सर्कुलर पढ़िए। Circular number 119/38/2019, dated 11/10/19. अच्छा, एक बात मैं बता दूं, एक मिनट गणेश जी। वो जो आया था 1 अक्टूबर 2019 को आया था, जो एक्सप्लेनेशन सर्विसेज में डाला गया था। संतोष ने पढ़ा था अभी जस्ट। संतोष जी, 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019। और ये लैंडिंग वाला कब आया? ये लैंडिंग वाला 25 11 अक्टूबर, आई थिंक 11 अक्टूबर लिखा अभी। नहीं 25 1 अक्टूबर 2000, वो भी 1 अक्टूबर 2019 को आया था।
संतोष जी, हाँ एक्सप्लेनेशन भी 1 अक्टूबर 2019 में आया था। ये अरे आप लोग को मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती है? नहीं आती है समझ सर। गया। वो एक्सप्लेनेशन का फिर से डेट पूछ रहा था मैं। एक्सप्लेनेशन उसमें विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 द borrower of securities shall be liable to discharge GST as per निकाल लेने दीजिए। संतोष साहब के डेट पाहिजे सर यांना फक्त. डेट। अरे नहीं है उसमें। डेट नहीं है, ये तो रहा 1 एक्सप्लेनेशनची डेट आहे ना ती. 1 फरवरी 2019 को आया है। ये देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसमें आगे 1 लिखा हुआ है ना संतोष जी। हाँ 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 हाँ, अब इसके नीचे जाके आपको देखना है, ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको। ये हाँ, वो देखिए 1 फरवरी 2019 को आया है, और ये रिवर्स चार्ज कब आया है? 1 अक्टूबर 2019 को, यानी कि 6 महीने बाद। चलिए वो सर्कुलर पढ़िए। चलिए यहां से पढ़िए। हाँ, ये नंबर 2 से पढ़िएगा। Security and Exchange Board of India has prescribed the Security Lending Scheme 1997 हाँ for the purpose of facilitating lending and borrowing of securities. Under the scheme, lender of securities lends to borrower through an approved intermediary to a borrower under an agreement for a specific period with the condition that borrower will return equivalent securities of the same type or class at the end of the specified period, along with the corporate benefit accruing on the securities borrowed. कॉर्पोरेट बेनिफिट्स Exact- मतलब Dividend. Okay. डिविडेंड, बोनस शेयर्स सबके साथ लौटाएगा, ठीक है। Yes, sir. हम्म The transaction takes place through an electronic screen-based order matching mechanism provided by the recognized stock exchange in India. There is an automatic. There is Anonymity a between the lender anonymity and borrower, between मतलब lender and borrower since there is no direct agreement between them. ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि एक्स और वाई आपस में नहीं जानते, वो इंटरमीडियरी कौन किसको दे रहा है ये पता नहीं लगेगा, ठीक। Yes, sir. आगे The lender earns lending fee for lending their securities to the borrower. The security lending mechanism is depicted in the diagram below. ठीक है, अब ये देखिए लेंडर किसको दे देगा सिक्योरिटीज? अप्रूव्ड इंटरमीडियरी को। अप्रूव्ड इंटरमीडियरी बोरोवर को दे देगा, और लेंडर और बोरोवर आपस में मिल नहीं पाएंगे, ना पता लगेगा किसको दिया गया। अप्रूव्ड इंटरमीडियरी का ये जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो एक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, ठीक है। Yes, sir. बढ़िया। In the above chart, the lender is a person who deposits the securities registered in his name or in the name of any other person duly authorized on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under the scheme. Borrower is a person who borrows the securities under the scheme through an approved intermediary. Third, approved intermediary is a person duly registered by the SEBI under the guidelines of the scheme through whom the lender will deposit the securities for lending and the borrower will borrow the securities. Third, it may be noted that the purpose of the GST Act, security shall have the same meaning as assigned to it in section 2 ठीक ठीक ठीक, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। H of the Securities Contract Regulation Act 1956. The definition of the services as per section 2102 of the CGST Act is extracted as below. ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया, एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। आइए फोर्थ। Yes, sir. Yeah. Securities in section 2H of the Security Contract 1956 are not covered in the definition of goods under section 252 and service under section 2102 of the CGST Act. Therefore, the transaction. अगर securities is neither goods nor services, Yes, therefore it is yes, not sir. a supply in GST, hence not taxable, ठीक है। Yes, yes, sir. अब देखिए यहाँ पढ़िए, अब वो एक्सप्लेनेशन के कारण सप्लाई बनेगा। पढ़िए 4.1। The explanation added to the definition of the service with effect from 1st February 19 that includes facilitating or arranging transactions in securities is only clarificatory in the nature and does not have any bearing
on the taxability of the services under discussion in past since 1st July 17, but relates एक मिनट रुक जाइए दिनेश जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसीलिए डेट बार बार आपसे पूछ रहा था। ये रिवर्स चार्ज वाला कब आया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आया 1 अक्टूबर 2019। अब डेट भी याद रखने की कोशिश कीजिए। सर्विसेज कब आया एक्सप्लेनेशन में? 1 फरवरी 2019, सही बात है। जीएसटी कब आया? 1st July 17। 1 जुलाई 2017। ये सब क्वेश्चन जो अभी बता रहा हूँ एग्जाम में नहीं आते, मतलब सीएस के एग्जाम के बाहर के। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, अगर यहाँ लेंडिंग हो रहा है तो रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं लगेगा? यस। यहाँ लेंडिंग हो रहा है तो नहीं, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। यस। यहाँ लेंडिंग हो रहा है तो नो सप्लाई। नो सप्लाई। ठीक बात है। यस। लेकिन एक बात बता दूं आपको, जब भी एक्सप्लेनेशन ऐड होता है तो एक्सप्लेनेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। याद कीजिए पुरानी क्लासेस हमने बताया आपको। हाँ सर। अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, सिर्फ क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है, तो इसका ये जो आया है वो माना जाएगा वो 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव है। यस यस। अगर 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव है तो यहां भी फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा नहीं लग जाएगा? अरे कहिए। यस सर। फिर से बोल देता हूं, एक्सप्लेनेशन का रेट्रो इफेक्ट है तो 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव हो गया। इसका मतलब लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज ट्रीटेड एज सप्लाई फ्रॉम दिस डेट। यस। और अगर दिस डेट और आरसीएम इस डेट को आया तो इससे पहले फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। सही बात है। देखिए, डिपार्टमेंट तो यही कहेगा कि ये एक्सप्लेनेशन रेट्रो सर्कुलर निकाल दिया, और डिपार्टमेंट और क्या कहेगा? अब आप कोर्ट में जाके ही लड़ सकते हैं कि वह सर इट इज नॉट क्लैरिफिकेटरी, इट विल हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मुझसे यहाँ पर टैक्स क्यों मांगा जा रहा है, मैंने कोई जीएसटी इनवॉइस इश्यू नहीं किया, एक्स ने वाई को लेंड किया, फॉरवर्ड चार्ज है। तो मैं तो ये मान के बैठा था, आप यहाँ लेके आए 1 फरवरी 2019 को, मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ ये मानते हुए कि इट इज नॉट ए सप्लाई एंड आई एम नॉट इशूड ए जीएसटी इनवॉइस 100 + 0 = 100। अब आप यहां मुझसे कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्या कहेगा, इन ट्रांजेक्शन के ऊपर भी वो जीएसटी मांगेगा? अब दे पाएंगे? नहीं हो तो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। यस। वाई से रिकवरी हो पाएगी? नहीं। डिपार्टमेंट तो इंसिस्ट करेगा कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा। दे पाएंगे? तो नहीं। आपको रिलीफ कौन देगा? कोर्ट। देगा। और ये जो भी सर्कुलर है वो डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है या नहीं है? यस Yes. डिपार्टमेंट कहेगा भैया सर्कुलर कहता हमें तो 2 टैक्स लड़ना है तो कोर्ट से जाके लड़ो, हमारी तो नौकरी चली जाएगी अगर हम सर्कुलर को नहीं मानेंगे तो। समझ रहे हैं बात को? तो सर्कुलर के ऊपर तभी आपको अमल करना है जब आपके बेनिफिट में हो, वरना सर्कुलर को आप चैलेंज कीजिए। ठीक बात? यस सर। चलिए, और ये एकदम हमने, मुझे याद आ रहा है ये सब हमने बताया था। हाँ सही है। हाँ, अब पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। हाँ, the activity of lending of security is not a transaction in securities as it does not involve disposal of securities. यस, अगर आप सिक्योरिटी खरीदते बेचते हैं तो नॉट ए सप्लाई। ठीक है? Yes. हाँ। The clause 4 of para 4 relating to the scheme under the security lending scheme 1997 doesn't treat lending of securities at disposal of securities and therefore is not excluded from the definition of services. देखिए एक बात समझिए, कोई भी लॉ, कोई भी कानून, मैक्सिमम चीज लिखी होगी, नहीं लिखी होगी तो इंटरप्रेट करना है। अब ये लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी डिस्पोजल है या नहीं है, ये कुछ सर्कुलर में उसका ठोस आधार बनाया गया कि भैया ऐसा है कि जो सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997 है
उसके क्लॉज 4 के पैरा 4 के क्लॉज 4 में ये लिखा हुआ है कि लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्पोजल, लिखा हुआ है। जज को जैसे ये दिखलाएंगे तो वो जज फिर बात नहीं करेगा, मतलब जज को फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, इट इज नॉट ए डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, देन इट इज व्हाट। पढ़िए आगे 4.3 गणेश जी पढ़िए। अरे क्या हो गया? मैं पढ़ता हूँ। द लेंडर हाँ टेम्पोररी, हेलो हाँ हाँ पढ़, सर मैं म्यूट कर दिया था. The lender temporarily lends the securities held by him to a borrower and हाँ, change lending charges, fees. हम्म, Sorry, and charges lending fee for the same from the borrower. हम्म, The borrower of securities can further sell or buy the securities and is required to return the lender's securities after stipulated period of time. The lending fee charged from the borrower of securities has the character of consideration, and this activity is taxable in GST since 1st July 2017. अब बदमाश है कि नहीं डिपार्टमेंट? Yes. 1 जुलाई 2017 से बताइए, सर्कुलर निकालने में कुछ लगा नहीं, चलिए 1 जुलाई 2017 से टैक्स करेंगे। कैसे करोगे भैया, हमने तो रिकवरी भी नहीं की है। चलिए Apart from above, the activity of intermediaries facilitating lending and borrowing of securities for commission or fee are also taxable separately. ये तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर. अब देखिए एक ब्रोकर है एक्स वाई, वाई इसको लेंडिंग फी देगा, ये तो लेंडिंग फी का टैक्स ट्रीटमेंट 1 फरवरी 2019 से पहले है या नहीं है, ये तो हमेशा डिस्प्यूट में रहेगा। लेकिन जो ब्रोकरेज जो कमा रहा है, जो कमीशन कमा रहा है, वो तो टैक्सेबल सप्लाई है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक बात? ये 4.4 में लिखा हुआ है, 5 पढ़िए। The supply of lending of securities under the scheme is classifiable under heading 997119 and is leviable to GST at the rate 18% under serial number 15 छोड़ दीजिए, of notification सीरियल नंबर 11. पढ़िए। Okay. हो गया? Yes sir. 18% का रेट लगेगा। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, ये 11/2017 रेट नोटिफिकेशन है और सीरियल नंबर 15 है। जैसे हमने मोटर व्हीकल का सीरियल नंबर 10 किया था, फिर 17 किया था, वैसे सीरियल नंबर 15 है। ये सर्विस अकाउंटिंग कोड हो गया। ठीक है, अब ये क्या कहेंगे पता है? ये देखिए कोर्ट में जब जाएंगे तो ये क्या कहेंगे? आप कहेंगे हमने पता ही नहीं था कि ये सप्लाई है। डिपार्टमेंट क्या कहेगा पता है आपको? टैक्स पेयर कहेगा इट इज नॉट ए सप्लाई बिकॉज क्लैरिफिकेशन आया है 1 फरवरी 2019 में। डिपार्टमेंट देखिए क्या क्या कह रहा है, वो सब कुछ बातें सर्कुलर में लिख चुका है। डिपार्टमेंट कहेगा सर ऐसा है कि लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज ट्रीटेड एज सप्लाई, देयरफॉर देयर इज एन एसएससी कोड, therefore there is under notification this serial number 15 there is a rate notification of 18%। तो ये बातें टैक्स पेयर को शुरू से पता थी, यहां से इंटरप्रेट हो सकता था, यहां से इंटरप्रेट हो सकता था, ये लाइन की तो जरूरत ही नहीं थी। 1 फरवरी 2019 से जो हमने डाला है वो तो सिर्फ क्लैरिफाई किया है भैया, अगर आपको कोई डाउट है, इससे तो इंटरप्रेट हो ही रहा था, फिर भी अगर डाउट है तो हम लोग सर्विसेज में क्लैरिफिकेशन भी डाल दे रहे हैं। समझ में आया आपको? हाँ या ना? हाँ सर। चलिए ये पढ़िए 5.1। For the past period, that is from 1st July 17 to 30 September 19, GST is payable under forward charge by the lender, and request may be made by lender to SEBI to disclose the information about borrower. अच्छा, एक दूसरे को जानते नहीं है तो रिक्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। हाँ, About discharging GST under forward charge, the nature of tax payable shall be IGST. अच्छा, हाँ, However, if the service provider has already paid CGST, AGST, UTGST, treating the supply as intrastate supply, such lender shall not be required to pay IGST again
in lieu of CGST payment already made. ये नया है सर। ये बेनिफिशियल है। अभी मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये पढ़िए। With effect from 1st October 19, the borrower of securities shall be liable to discharge GST as per the serial number 16 of notification 22/19 dated 30 September 19 under reverse charge mechanism. The nature of GST to be paid shall be IGST under RCM. ओहो, ये तो कमाल हो गया। आप इसका लोग मतलब IGST लगेगा। इसका मतलब IGST लगेगा RCM में इस ट्रांजैक्शन पे। अब इंटरमीडियरी क्यों लगेगा वो समझना बहुत जरूरी है। एक्स वाई, एक्स ने इंटरमीडियरी को शेयर्स दे दिया, इंटरमीडियरी वाई को दे दिया। एक्स और वाई जानते नहीं है कहाँ के हैं, ठीक बात। अब एक्स है मान लीजिए दिल्ली का, वाई भी है दिल्ली का, लेकिन एक्स को पता ही नहीं है। क्या एक्स इसके नाम पे इनवॉइस कैसे इशू करेगा? और आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी लगाने के लिए उसको पता तो होना चाहिए ये इंटर है या इंट्रा है, और इंट्रा पता लगाने के लिए रिसिपिएंट का लोकेशन भी तो पता होना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. वो सब कुछ नहीं पता लग रहा है। अगर कुछ नहीं पता लग रहा है तो बोल रहा है आईजीएसटी लगा दो, ठीक बात। अगर सीपी से रिक्वेस्ट करके आपने पता लगा लिया कि ये इसके ऊपर फिर आईजीएसटी लगना चाहिए और आपने आईजीएसटी जमा भी करवा दी तो ठीक बात है, लेकिन लगना चाहिए था C+S, तो गवर्नमेंट आपको इंसिस्ट नहीं करेगी कि आईजीएसटी का रिफंड लीजिए और C+S जमा करवाइए, ठीक बात। Yes. और ट्रांजैक्शन जो होगा एक्स और वाई का, हाँ, ये ऑलवेज ब्रोकर ही होगी सर ना? ऑलवेज थ्रू ब्रोकर। ओके ओके। और एक्स और वाई एक दूसरे को मतलब इंटरमीडियरी का काम है कि एक्स बताए नहीं एक्स और वाई एक दूसरे कौन कौन क्या है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट से भी हो गया सर ना? नहीं, इंटरमीडिएट ब्रोकर हो गया, शेयर ब्रोकर। तो फिर एक्स और वाई कौन हो गया सर? ये कस्टमर मींस क्लाइंट। कस्टमर हो गया, लेंडर एंड बोरोवर। ओके सर वो दोनों यूआरडी रहेंगे तो फिर? हाँ जी, दोनों यूआरडी में ही है, एक्स और वाई। तो इसको वाई को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड चार्ज होता, मान ली फॉरवर्ड चार्ज है, एक्स अनरजिस्टर्ड है, तो नो ले वाई। Yes. यस। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। क्योंकि जनरली सर दोनों हो गए कस्टमर, तो यूआरडी रखे। देखिए, लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज वही करता है जो बिजनेस में हो, इन्वेस्टर नहीं करता है, ठीक है ना। ओके सर। लेकिन मैं दूसरी जगह फंस गया हूं, मैं आपको बताता हूं मैं कहा। देखिए, आपके सवाल आएंगे तभी मैं और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मान लीजिए पहले फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। एक्स और वाई, यूआरडी टू आरडी, आरडी टू यूआरडी, आरडी टू आरडी एंड यूआरडी टू यूआरडी, ठीक है। एक्स बिजनेस में है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। वाई भी बिजनेस में, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। शेयर्स को लोन पे लेना और देना वो है जो बिजनेसमैन ही करेगा और कोई नहीं करेगा, ठीक है। इन्वेस्टर कभी नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, ये कहता है द नेचर ऑफ टैक्स पेबल शैल ऑलवेज बी आईजीएसटी। इसका मतलब ये मान रहा है कि एक्स और वाई के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो इंटरस्टेट होगा, हाँ या ना? हाँ सर। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स? सर्विस। सर्विस। और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस अगर है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। यस। लेकिन इसमें ऑप्शन डाला गया, वो ऑप्शन किसी एक खास डेट को आया होगा। पहले तो कंपल्सरी था, लेकिन 1 अक्टूबर 2017 से इसको चेंज किया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 अक्टूबर 2017 से।
जॉब वर्क, रुकिए, ये देखिए पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग है 8 नंबर 88888 13 अक्टूबर 2017 से ये लेके आया गया। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं एकदम डीप में जा रहा हूं, आप समझ जाएंगे। इसका मतलब अगर ये एक्स 13 अक्टूबर 2000 अप टू 13 अक्टूबर 2017 का, तो इस यूआरडी अगर इंटरस्टेट सप्लाई और सर्विस करता है तो इसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 लेना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, कॉन्फिडेंस से बोलिए हाँ, आपको समझ में आया हाँ। तो जोर से बोलेंगे आप हाँ, नहीं तो नहीं बोलेंगे आप। तो अनरजिस्टर्ड 13 अक्टूबर 2017 सॉरी 12 अक्टूबर तक इंटरस्टेट सप्लाई और सर्विस करवाने के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन था। Yes. और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन था तो इससे उसको जीएसटी डिपार्टमेंट मांगेगा ही मांगेगा लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे। Yes. बोल दीजिए Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. आरडी से तो मांगेगा ही मांगेगा और यूआरडी टू यूआरडी है तो भी इससे मांगेगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब आइए 13 अक्टूबर 2017 या उसके बाद इस यूआरडी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तभी लेना है जब उसका टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड्स 10 लाख या 20 लाख यानी 10 लाख। थ्रेशोल्ड लिमिट। Yes, sir. यहां तो मांगेगा ही मांगेगा, Yeah. लेकिन यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर हुआ तो ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा, टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा तो मांग लेगा। ठीक बात है या नहीं है? Yes, sir. मुझे एक बात और बता दीजिए, इसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज या लेंडिंग फीस? Lending fees. लेंडिंग फीस होगा, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो लेंडिंग फीस अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो एग्रीगेट टर्नओवर, तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, टैक्सेबल पर्सन बन जाता है, 24 में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा 13 अक्टूबर 2017 तक। लेकिन बियॉन्ड 13 अक्टूबर सॉरी मैं क्या बोल गया, अप टू 12 अक्टूबर 2017 आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन 13 अक्टूबर 2017 या उसके बाद इनको रजिस्ट्रेशन तभी मैंडेटरी है जब उनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, अब रिवर्स चार्ज में आता है एक्स वाई रिवर्स चार्ज। 1 अक्टूबर 2019 से आया रिवर्स चार्ज। अगेन यूआरडी टू आरडी, आरडी टू यूआरडी, आरडी टू आरडी एंड यूआरडी टू यूआरडी। बताइए, जीएसटी वाई देगा, रजिस्टर्ड है, यूआरडी है तो इसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आरडी है रजिस्ट्रेशन, यूआरडी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ठीक बात? Yes, sir. तो 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2019 में आरसीएम आ गया और उससे पहले 1 फरवरी 2019 में उन्होंने क्लैरिफिकेटरी भी दे दिया कि लेंडिंग फीस के ऊपर जीएसटी लगेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक बात? Yes, sir. जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी प्रैक्टिकली, सीएस के एग्जाम में ये सब नहीं पूछते हैं कि डेट इस डेट को ये हुआ, वो डेट को ये हुआ तो क्या होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप देखेंगे ये मोटे बड़े बड़े बिजनेसमैन होता है जहां पर 200 करोड़ का लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन 10-20 रुपए का नहीं होता, याद रखिएगा। तो वहां पर आपको ये प्रॉब्लम आएगी, वहां पर बड़े बड़े वकील कोर्ट में जाएंगे और समझाएंगे, सर हमें तो समझ में नहीं आता, रेट में लिखा हुआ, तो रेट में लिखने से सप्लाई थोड़ी हो जाता है, रेट में तो कुछ भी लिख सकते हैं। सर्विस अकाउंटिंग कोड देने से सप्लाई थोड़ी हो जाता है, सप्लाई का डेफिनेशन तो लेवाई में सेक्शन 7 में लिखा हुआ है, गुड्स का डेफिनेशन 52 में लिखा हुआ है, सर्विसेज का डेफिनेशन 102 में लिखा हुआ है। और जज ये रेट नोटिफिकेशन सर्विस अकाउंटिंग कोड से कोई मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ इससे मतलब होता है। तो ये सर्कुलर के आने से जो लोग कोर्ट नहीं जाएंगे वो हार जाएंगे, जो कोर्ट जाएंगे वो जीत जाएंगे। ठीक बात? तो वी कंप्लीटेड रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज। अब रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। मैं एक बार शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं, वीडियो ऑन कीजिए जरा, देखें आप लोग सबको।
सर्विसेज में बताइए मुझे, सीरियल नंबर 1 क्या था? Import of service. इंपोर्ट और सर्विस, बहुत बढ़िया। 2 GTA. जीटीए, कहाँ है गणेश जी? 3 3 service by director. नहीं नहीं, Okay. 3. 3-4 में लीगल सर्विस और ये सब। यस यस यस, लीगल Legal सर्विसेज सर, लीगल सर्विस 3-4 में लीगल सर्विस। 5 स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सरशिप। 6 Director service. डायरेक्टर। नहीं 6 सर, डायरेक्टर। इसमें गवर्नमेंट सप्लाई गवर्नमेंट सप्लाई रहती है। हाँ, 7 में 7 और में डायरेक्टर है सर, 7 में डायरेक्टर। 6 और 6A, 6 और 6A, 6 में गवर्नमेंट और 6A में इमोल प्रॉपर्टी। Renting of immovable property. ठीक है ठीक है। 7 8 इंश्योरेंस एजेंट, Insurance agent, ठीक है। 9 Recovery agent. रिकवरी एजेंट, body agent. ठीक है। अच्छा, बैंक से रिलेटेड, बैंक और इंश्योरेंस से रिलेटेड इंश्योरेंस है, और रिकवरी एजेंट है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, नहीं DCA. बिजनेस फैसिलिटेटर है, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है। ठीक है। ये भी सर DCA, direct selling agent. कौन सा? DCA, direct selling agent. हाँ हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी है, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक बार फिर से आते हैं। 6 6A 7 8 में क्या बताया आपने? इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है। Insurance agent. फिर 8A और 8B भी आया ना? 6ABC है ना सर? अच्छा, 6ABC है, करेक्ट। 6A में इमोल प्रॉपर्टी का रेंटल, 6B में क्या था? ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स था डेवलपमेंट सर, राइट, सर, वो- FSI। और 6C में क्या था? लीज, लॉन्ग टर्म लीज, लॉन्ग टर्म लीज। हाँ। Long term lease. 7 में फिर से बता दीजिए क्या था? डायरेक्टर सर्विसेज, डायरेक्टर सर्विस। 8 में रिकवरी एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट, Insurance. अच्छा, इंश्योरेंस एजेंट। 8 में इंश्योरेंस एजेंट, और फिर 9 में recovery. 9 में रिकवरी एजेंट था। 9 में रिकवरी एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट। 8 9, ठीक है। फिर 10। 10 transportation of 10 में goods. बाय वेसल्स। अच्छा हाँ, Transportation of goods by vessels. ओशियन फ्रेट, हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद रॉयल्टी था, कॉपीराइट था। कॉपीराइट्स था, म्यूजिक किसमें था? किसमें था वर्ड? 11 11. 11 और 11A. 11A ऑथर के लिए अलग किया गया था। Author के लिए Yes. अलग से. उनको बाकी ऑप्शन म्यूजिक दिया है. कंपोजर ये सब के लिए 11 था, ठीक है। 11A। उसके बाद उसके बाद 12 में ओवर RBI. मीटिंग कमेटी थी। हाँ, आरबीआई का, ओवरसी कमिटी, ठीक है, आरबीआई वाला, ठीक है। उसके बाद 13 में वो डायरेक्ट Direct सेलिंग selling एजेंट agent. था। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसमें है, किस नंबर में है? डायरेक्ट ये सेलिंग 13 में। उसके बाद 14। इसके बाद वो कोई सर्विस थी जिसमें अपना फैसिलिटेटर Business था। facilitator. बिजनेस फैसिलिटेटर एंड फैसिलिटेटर। फिर और इसके बाद कोई एजेंट वाला था जिसमें Business correspondent. एजेंट और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एजेंट और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। 14 हो गया। 15 16 17 18 बताइए। 15 सिक्योरिटी सर्विसेज सर। 15 में नहीं, 15 में तो वही था ना सर। Correspondent. वो जो आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंट, Business 16 facilitator, business हाँ। correspondent जो था. 16 16 में सिक्योरिटी पर्सनल था। अच्छा हाँ, सिक्योरिटीज पर्सनल, ठीक है। 17 रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर Motor व्हीकल, vehicle. और 18 लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। हाँ, इसमें ठीक है। सर एक चीज और है। एक हाँ, मेरे ख्याल से एक 5 नंबर आया था, 5A, सॉरी, सीरियल हाँ। नंबर 5A आया था, नोटिफिकेशन नंबर 3/2018, सेंट्रल टैक्स रेट का 25/1/2018 से। क्या है उसमें? उसको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। ये था सर, services supplied by the central government, state government, union territory or local authority by way of renting a movable property to a person registered under central tax, इतना इतना इतना। इसमें था सेंट्रल टैक्स, और लास्ट में था एनी पर्सन रजिस्टर्ड, ये वाला एक था उसमें। हाँ हाँ, कर तो लिया। Good morning. 5A में इसको उन्होंने अलग कैटेगरी नहीं कर नहीं दी नहीं थी। नहीं राजेश जी, जो हमने जो सीरियल नंबर किया है वो इंटीग्रेटेड टैक्स वाला किया है। आप सेंट्रल टैक्स का हाँ हाँ, तो हो वो गया। 5 में था, वो 5 में था। नहीं नहीं, इंटीग्रेटेड टैक्स का आप सीरियल नंबर देखिएगा तो 6A हो गया वो। ठीक है।
है ना, क्योंकि ठीक, ठीक। इंपोर्ट और सर्विस सेंट्रल टैक्स में नहीं होगा, ओशन फ्रेट सेंट्रल टैक्स में होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स में होगा। ठीक है। ठीक, ठीक। अच्छा, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में एक चीज रह गई, मैं पूछना चाह रहा था आप लोग से। मुझे एक बात बताइए आप, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में जब फॉरवर्ड चार्ज था एक्स वाई, ये इसको लेंड करेगा फॉरवर्ड चार्ज में 100 + 10 = 110, क्या ये क्रेडिट क्लेम कर पाएगा? अगर रजिस्टर्ड होगा तो करेगा सर। रजिस्टर्ड होता तो क्लेम कर पाएगा, और अगर ये आरसीएम में होता तो क्रेडिट क्लेम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा? Yes. अब मैं एक बात सोच रहा हूं, क्रेडिट देखिए क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या यूज हो पाएगा? वाई अगर बिजनेसमैन है, ब्रोकर नहीं है, बिजनेसमैन है और शेयर्स खरीदता बेचता है, तो किसके साथ यूटिलाइज करेगा उसको? वाई आरसीएम में टैक्स दे दिया, लेकिन यूटिलाइज किसके साथ करेगा? क्रेडिट का। शेयर्स का ट्रांजेक्शन उसमें सेम, उसमें क्रेडिट मिलेगा, सेम ट्रांजेक्शन रहेगा। खरीदना बेचना तो सप्लाई नहीं है, उस पर तो जीएसटी लगता नहीं है। अरे आ रहा है समझ में? तो यूटिलाइज कहाँ होगा ये डाउट है। जब तक कोई और एक आउटवर्ड सप्लाई हो उसमें यूटिलाइज होना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूसिवली ये आपने लेंडिंग किस लिए लिया? एक्सक्लूसिवली फॉर सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज। तो ऐसे ही ब्लॉक्ड है 17 में। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो ये पॉइंट है जो आपको समझना होगा, ये सब सर्कुलर में नहीं लिखा हुआ है। चलिए, ये कंप्लीट हुआ। अब लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में ऐसा कोई सवाल, क्योंकि आप प्रैक्टिकली आप लोग ने इसमें कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं होगा, तो ऑब्वियसली सवाल कम आएंगे, लेकिन फिर भी कोई व्यू पॉइंट है, कुछ बोलना है आपको तो बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर एकदम अच्छी तरह से हो गया। सर्कुलर की एक एक बात मैंने पहले ही बता दी थी, बाद में भी रेड द सर्कुलर। देखिए, सर्कुलर पढ़ने से फायदा ये हुआ कि आपको जो जो हमने समझाया वो लिखा हुआ मिल गया। लिखा हुआ मिल गया तो आपके दिमाग में और अच्छी तरह से बैठेगा वो, और एक एक लाइन आपके साथ पढ़ भी लिया हमने। यही तरीका है पढ़ने का। बाकी चार्ट ये सब बनाते रहिए, पीपीटी बनाते रहिए, उससे याद नहीं होता। और एग्जैक्ट लॉ पढ़ के उस इंटरप्रिटेशन में हम लोग पहुंच भी गए। ठीक है, डेट के साथ। चलिए एक बार और बाद में मिलते हैं आपसे। पहले अब वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। अब हम लोग रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स करते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। चलिए देखिए, रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सर्विसेज में भी 9 सबसेक्शन 3 था, और इसमें 1 2 3 4 5 नंबर 1, तो 1 2 3 4 4A 4A नहीं है, और 5 ये एकदम शुरुआत में आ गया था। अब इसका नंबर 1 देखेंगे तो ये नंबर 1 है 1 जुलाई 2017, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐड हुआ 4A 6 7। ये कब कब ऐड हुआ वो देख लेते हैं। 4A 15 नवंबर 2017 को आया, 6 13 अक्टूबर 2017 को आया, 7 28 मई 2018 को आया। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, यानी कि जो काजू होता है वो एक फ्लावर के अंदर होता है, नॉट शेल्ड और पील्ड। उसको निकाला जाए या ना निकाला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश्यू नट्स के ऊपर रेट क्या है, कोई बता सकता है? टैक्स रेट क्या है कैश्यू नट पे? एग्जम्प्ट है या टैक्स रेट है? टैक्स रेट है सर। है, एग्जम्प्ट होता तो रिवर्स चार्ज तो लगता ही नहीं। कितना होना चाहिए? 12%। 5 नहीं है, 12 है, कंफर्म है?
नहीं चल कंफर्म नहीं है तो 5 होगा। नहीं सर, 5 ही होना चाहिए। खाने पीने की चीज पे 5 ही होगा। 5 ही। ठीक है। बीड़ी रैपर लीव्स तेंदू, इस पे 28 होना चाहिए। हाँ सर, 28। इस पे 28 होना चाहिए। सिल्क यान, इस पे 12 हो सकता है। हम लोग ऐसे ही गेस कर रहे हैं। रॉ कॉटन सप्लाई ऑफ लॉटरी पे तो 28 है, शायद 28 है ना। 28 उस पे भी है, नीचे भी 28 है। और यूज्ड व्हीकल्स उस पे तो उतना ही है जितना नए पे होगा। सेम वही है, बस यहाँ पे 2 ऑप्शन है ना। हाँ, 2 32 ऑप्शन वाला वो। करेक्ट, 2 ऑप्शन है। खैर, रेट पे आ गए। रेट तो मतलब आप ये समझिए सब कुछ टैक्सेबल है, तभी रिवर्स चार्ज है, नहीं तो रिवर्स चार्ज नहीं लगता। अब आते हैं सप्लायर। सप्लायर में देखिए एग्रीकल्चरिस्ट लिखा हुआ है। एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट। जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है, यानी कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा यहाँ पर। तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा जहां जहां रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ वहां मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक बात है। अब आते हैं एग्रीकल्चरिस्ट के बारे में। एग्रीकल्चरिस्ट डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, और वो डेफिनेशन देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ। ये एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। मुझे बताइए एग्रीकल्चरिस्ट क्या कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता है। एग्रीकल्चरिस्ट को क्या रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है? नो सर। नो मान लीजिए इसका टर्नओवर है 5 करोड़, क्या वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा? नहीं सर। मैंडेटरी नहीं। नहीं करवाएगा। ये 5 करोड़ का टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई भी है और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी है। एग्रीकल्चरिस्ट का सब कुछ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो एग्जेम्प्ट है। वो एग्जाम सप्लाई में आता। आप रेट नोटिफिकेशन में देखेंगे जो भी जमीन की चीज से जो भी कुछ निकलती है वो सब एग्जाम सप्लाई। तो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स टैक्सेबल सप्लाई में है, हाँ या ना? अगर कुछ प्रोडक्ट टैक्सेबल सप्लाई में है तो इसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लेकिन उसके बावजूद इनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, क्योंकि 23 सबसेक्शन 1B में लिख दिया है कि इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, नॉट लायबल फॉर। ठीक बात है। लेकिन इस टैक्सेबल सप्लाई में फिर टैक्स लेंगे कैसे? बोलते रिवर्स चार्ज लगा देते हैं। अरे आया, अच्छा हाँ समझ में आ गया ये पूरा? फिर से एग्रीकल्चरिस्ट को क्या रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है? नहीं। नहीं है। अगर टैक्सेबल सप्लाई करता है तो भी मैंडेटरी नहीं है। यस तो जो जिस टैक्सेबल सप्लाई पे उसको टैक्स लेना, उसके लिए क्या किया उन्होंने? आरसीएम में डाल दिया। ठीक बात। फिर बाकी इसका हम लोग मतलब पढ़ेंगे, कल्टीवेशन बेसिक सब्सिक्वेंट, वो तो हम लोग रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे आप सब। तो एग्रीकल्चरिस्ट कौन हो सकता है? ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ हो सकता है। रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। अब मुझे फटाफट बता दीजिए, कंपनी अगर रजिस्टर्ड है और वो काजू का काम करती है और वो सप्लाई करती है, बताइए रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा वो। फॉरवर्ड चार्ज। ठीक बात। यहाँ पर सब जगह वही एनालिसिस आएगा। सिल्क यार्न, any person who manufactures silk yarn from raw silk or silkworm cocoons for supply of silk yarn। बताइए यहाँ पर any person लिखा हुआ है। यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कोई भी हो सकता है, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई कुछ भी हो सकता है। यस और नो? जी। और किसको सप्लाई करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो रिवर्स चार्ज लगेगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा, यूआरडी टू यूआरडी, यूआरडी टू आरडी, आरडी आरडी टू आरडी। सिल्क यार्न नंबर 4 में आइए, यूआरडी टू यूआरडी। बताइए अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है तो एग्जेम्प्ट है। यूआरडी टू यूआरडी बताइए, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन को ही लगता है।
हाँ, चार्ज भी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन को ही लगेगा, तो ये खत्म हो गया, यहाँ नहीं आएगा। नहीं हाँ, रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा। RD टू URD नहीं लगेगा सर, क्योंकि अनरजिस्टर्ड ना, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। रजिस्टर्ड है, क्या ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लेगा? सर ये फॉरवर्ड चार्ज वाला हो जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज में लेगा। लेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो बिना इसके तो होगा ही नहीं। ठीक बात है या नहीं है? रिवर्स चार्ज में नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज में है। RD टू RD यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज हो जाएगा नीचे वाले में। रिवर्स चार्ज में है। ठीक है, इसको एनालिसिस करना है। कंपनी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है, बताइए रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज। इंडिविजुअल रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड? RD रिवर्स चार्ज। RCM में। RCM। इंडिविजुअल रजिस्टर्ड या सॉरी इंडिविजुअल रजिस्टर्ड और URD को दे रहा है। इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज लगाएगा तब। URD में रिवर्स चार्ज जाएगा या नहीं, फॉरवर्ड चार्ज जाएगा? इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड URD एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्जम्प्ट हो जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट कम है। टैक्स। हो जाएगा। और यही कंपनी होता तो URD की जगह पे कंपनी होता तो क्या कहा? URD की जगह पे अगर कंपनी होती तो रिवर्स चार्ज होगा। कंपनी अनरजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड को सप्लाई हो रहा है। कंपनी तो फॉरवर्ड चार्ज लगाएगी तो अनरजिस्टर्ड कैसे रहेगी? अनरजिस्टर्ड है क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं हुआ। थ्रेशोल्ड लिमिट का हाँ अंदर तब एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्जम्प्ट हो जाएगा। एकदम हो जाएगा ना। बस अब देखिए आप लोग सब तेज हो गए, खट खट एनालिसिस कर पा रहे हैं। रॉ कॉटन ठीक है, हो गया। सप्लाई ऑफ लॉटरी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, एनी लोकल अथॉरिटी, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। यूज्ड व्हीकल, सीज एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। तो यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, तो डिपार्टमेंट गुड्स को सीज करता है। ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक बात। रिवर्स चार्ज एनालिसिस करने की जरूरत है। ठीक है सर। अच्छा सर देखिए, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन और बनेगा इसमें, इसमें 6 वाले में क्या? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये है और इसकी टोटल आउटवर्ड सप्लाई थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है हाँ तो और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करती है हाँ तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा फिर। हाँ, URD टू URD हाँ तब एक हाँ थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का, मान ली रेलवे करती है तो फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। तो फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। क्योंकि रेलवे तो दोनों तरह का रजिस्ट्रेशन रखती है ना। हाँ क्योंकि URD में, लेकिन रेलवे अगर रजिस्टर्ड को देती है तो तब तो RCM पे RCM जाना होगा। पड़ेगा। RCM जाएगा। हाँ ठीक है, अब तो आप लोग तेज हो ही गए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, बताइए ये गुड्स है या सर्विस है? तो सर सर्विस, लेकिन इसको गुड्स माना गया। हाँ इसको गुड्स। मैंने तो ये कहा था कि जिसके पीछे कोई एसेट होता है वही तो गुड्स होगा। Yes. गुड्स का लेक्चर देखिएगा आप, जिसके पीछे कोई एसेट्स होता है वही गुड्स होता है। शेयर्स के पीछे एसेट्स है इसलिए गुड्स माना गया, लेकिन मूवेबल इमूवेबल दोनों होते हैं इसलिए सर्विसेज भी हो सकता है। तो इसीलिए गुड्स के डेफिनेशन में लिख दिया इट इज नीदर सर्विस, इट इज नॉट गुड्स। सर्विसेज के डेफिनेशन में लिख दिया शेयर्स आर नॉट सर्विसेज, देयरफॉर शेयर्स आर नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज। लेकिन RBI का ये गाइडलाइन में आ गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट गुड्स है, मतलब ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग RBI के सर्कुलर में लिख दिया इट इज अ गुड्स। गुड्स है तो रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तभी रिवर्स चार्ज है।
अब यहाँ पर यूआरडी टू यूआरडी खत्म हो गया, Yes. यूआरडी टू आरडी बताइए, नहीं होगा। यहाँ वो भी भी नहीं होगा। समाप्त है। और आरडी टू यूआरडी, ये भी समाप्त है सर, क्योंकि दोनों रजिस्टर्ड होना चाहिए। और आरडी टू आरडी में ही लगेगा। हाँ, जी, ऐसा क्यों बनाया इन्होंने, अजीब सा, ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये तो असल में ये Between- बैंकिंग टू बैंकिंग सर्विस ही करती है ना, बिना हाँ, ये इसके तो तो बैंक होता ही टू नहीं बैंक ही है। करेगी। बैंक टू बैंक की ये जो लेंडिंग सर्टिफिकेट इंटरेक्शन जो हाँ। है सर, इसी के लिए सर। हाँ, तो एनी पर्सन लिख भी देते तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी बैंक टू बैंक होता है। चलिए, इफ ए कंपनी इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ अबव सेट देन सच सप्लाई शैल फॉल इन यस सर। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज गलत लिखा हुआ था। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इज नॉट इन रिवर्स चार्ज बट अटैक रेट ऑफ 12%। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट तो रिवर्स चार्ज में है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इज नॉट इन रिवर्स चार्ज बट अटैक 12%। ये सर्कुलर आप पढ़ लीजिएगा। Duty paid scripts and duty free import authorization are exempt, classified under HSN 4907. Both are export incentive scripts. Where there is supply of used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap by government department to unregistered person, then the respective government departments, that is central government, state government, unitary or local, shall be liable to get registered and pay GST on intrastate and interstate supply of used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap made by them to an unregistered person subject to the provisions of 22 and 24 of the CGST Act. अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये गवर्नमेंट अगर अनरजिस्टर्ड को बेचती है तो गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा? यस Yes, sir. यस सर। क्या गवर्नमेंट कभी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचेगी? नहीं बेचिए। नहीं कभी बेचेगी। नहीं बेचेगी। हाँ, आप बैल मुझे मार क्यों करेगा कोई? Priority sector lending certificates are tradable certificates issued against priority sector loans of banks so as to enable banks to achieve their specified targets and sub targets for priority sector lending through purchase of these instruments in the event of shortfall, at the same time incentivizing the surplus banks to lend more to those sectors. ये सब मैं पढ़ लिया और ये सब हमने डिटेल में पहले गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में किया हुआ था। Nature of supply of PSLC between banks may be treated as supply of goods in the course of interstate trade or commerce. Accordingly, IGST shall be payable on PSLC trader over e-Kuber portal of RBI. तो जिस तरह से लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज था उसको भी IGST लगना था, इसमें भी IGST ही लगेगा। ठीक है, Okay, sir. कंप्लीट हो गया। कुछ अब आपके इस मन में जो सवाल है वो पूछिए। लोन देते हैं जिसका एक लाइसेंस मिलता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि हाँ। बंधक मतलब बंधक रख करके उस पर लोन देना, बंधक मतलब मॉर्गेज, मॉर्गेज करके। तो लोन वो लेना। हाँ, वो जैसे आया गोल्ड उसने रखा हाँ, और 10,000 का गोल्ड रखा, 10,000 रुपए का हमसे कैश ले गया, हाँ, हाँ, उस पर वो हमको इंटरेस्ट पे कर दिया 100 हम्म। रुपए और अपना फिर बाद में पूरा पैसा ले गया। हम्म, चूंकि मनी को बाहर किया गया, इसमें हम्म, कोई कमीशन तो आ नहीं रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन तो मिल नहीं रहा है क्योंकि डायरेक्ट सर्विस है। हाँ, तो इसमें जीएसटी अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर मनी की अगर परिभाषा अगर देखते हैं सप्लाई में तो उसमें वहां मनी शब्द नहीं है, मनी को एक्सक्लूड कर दिया गया। और कमीशन इसमें कहीं नहीं है, ब्रोकरेज नहीं है, ताकि जीएसटी अट्रैक्ट हो। तो मतलब इंटरेस्ट एलिमेंट है, सिर्फ इंटरेस्ट केवल एलिमेंट। केवल केवल ओनली इंटरेस्ट एलिमेंट है इसमें। हाँ, अब देखिए फर्क क्या है कि आपने गोल्ड मॉर्गेज करके गोल्ड मॉर्गेज किया हुआ और फिर पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, करेक्ट है? राइट। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में पैसे का आदान प्रदान नहीं है, सिक्योरिटीज ही दिया लोन में और सिक्योरिटीज ही मैं वापस लूंगा लोन में। तो इसीलिए वहां पर लेंडिंग फीस है, ब्रोकरेज है वहां पर, इसलिए जीएसटी है। ये पूरा ट्रांजैक्शन तो बाहर हो गया जीएसटी के दायरे से, कौन सा ट्रांजैक्शन? जो मैंने अभी बताया। हाँ, आपने जो बताया वो जीएसटी के दायरे में है, लेकिन एग्जाम सप्लाई है। जब एग्जाम सप्लाई है तो 23 में कोई रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। और जो गोल्ड आपने मॉर्गेज किया है, गोल्ड मॉर्गेज किया है,
अब इसको इस तरह से देखें, क्या सिक्योरिटीज हमने मॉर्गेज किया है? मॉर्गेज करने की क्या मैं फीस ट्रांजैक्शन, जब गोल्ड मॉर्गेज कर रहा हूँ क्या वो कोई फीस दे रहा है मैं उसको? नहीं 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 सर, कुछ नहीं, हाँ 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 नथिंग, हाँ, इसीलिए कोई उसको कोई कमीशन एलिमेंट है ही नहीं। सिक्योरिटीज या लेंडिंग ऑफ गोल्ड से हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते। और कोई सवाल या व्यू पॉइंट? आज का क्लास के बारे में बता दीजिए, कैसा रहा आज का क्लास? क्या मतलब आपको और एहसास हुआ और नॉलेज किस तरह से आपका बढ़ा? जो रिवर्स चार्ज की जो अपनी जो क्लास चली, हाँ उसमें चाहे वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, हाँ इसमें जो डिटेल है, डेप्थ है, वो बताया गया कि आप क्या है। बाकी लोग कहते हैं कि लीगल सर्विस और जीटीए ही बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी सब शॉर्ट 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 काम खत्म। हाँ हाँ। हमने कहते हैं रिवर्स मतलब चार्ज में मुझे लग रहा है कितने 7-8 कितने घंटे कितने क्लासेस ली हैं हमने? 7-8 क्लास तो ली है हमने, शायद मे बी। सही होगा। हैं? एक मिनट में देखता हूँ। 1 2 3 4 रिवर्स चार्ज में हमने जो क्लासेस ली हैं, ये देखिए 1 2 3 4, 1 40 2 3 4 5 और आज की क्लास 6 घंटे की क्लासेस है रिवर्स चार्ज पे। तो इससे डेप्थ एनालिसिस हो जा रहा है। 6 घंटे हमने कुछ मजाक उजाक तो नहीं किया, ठीक से क्लास हो गया सर। सिर्फ नॉलेज और नॉलेज और नॉलेज पढ़ के। हाँ सर, अब तो फर्स्ट आइडिया हो जाता है सर, हाँ, रिप्लाई भी दे टाइम देता है पास तो आपको हमने कि नहीं किया कि कभी कोई स्टोरी सुना रहे कभी कोई स्टोरी सुना रहे, वो सब नहीं करते। तो उसको अगर एक शब्द में कहा जाए तो सर परफेक्ट क्लास है, हाँ जिसमें देखने वाले सुनने वाले को सब कुछ क्लियर हो जाता है, कुछ बचता नहीं। करेक्ट। हाँ राजीव जी, आप भी कुछ बोल। नहीं, मैंने बोला था कि आप कॉन्सेप्ट फट से क्लियर हो, कोई आपको जो क्वेश्चन कहता है सर वो रिवर्स चार्ज में आ गया या फॉरवर्ड चार्ज में आ गया, फट से बोल देता हूँ। दैट मींस वी आर गैदरिंग सम नॉलेज, गैदरिंग सम आइडिया। सही बात है। संतोष जी, एक्चुअली सर्कुलर ये सब हम लोग डिटेल में जाते हैं ना सर, तो नॉलेज जो है डेप्थ में आता है, हाँ इमीडिएट हम लोग को क्लियर हो जाता है कि हाँ ये है ये है। पढ़ना बहुत जरूरी है। आप हाँ। आज जो मैंने महसूस किया आप लोग के बारे में कि जब हम लोग लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज कह रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ आपके पास सप्लाई है या नहीं है, तो वो आदत ही नहीं है कि आप किताब खोल के एक बार देख लें सप्लाई है तो आपके। मैं जब पूछ रहा हूँ सप्लाई है या नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा ना, गुड्स है, सर्विसेज है, बिजनेस है, कंसिडरेशन है, तभी तो मानेंगे। आप कहाँ सोचने लगते हैं और क्या सोचने लगते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपने सीखा है, उसी को नॉलेज को अगर मैं आपसे पूछूं लेवाई है या नहीं है, तो एक्स्ट्रा और एक कंडीशन है, टैक्सेबल पर्सन होगा तो लेवाई हो जाएगा। तो आपको किताब खोलने की आदत डालनी पड़ेगी। कोई भी नई चीज आएगी आपको किताब खोलना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, सर्कुलर देखना पड़ेगा। एडवांस रूलिंग नहीं देखे कोई बात नहीं, एडवांस रूलिंग में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल एक्ट है वो देखना बहुत जरूरी है। आज मैंने महसूस किया आप लोग के बारे में कि आप उस चीज पे लैक कर रहे थे। आपके दिमाग में जो जो आया वो बोला, लेकिन आप लोग किसी ने भी किताब खोल के नहीं देखा, वो जो एक्सप्लेनेशन फैसिलिटेटिंग वाला। डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हर एक डेट्स। आज आपको देखिए जो एग्जाम दे रहे हैं सीए सबका, उसमें कोई इतना महत्व नहीं है वो डेट, तो जो प्रैक्टिकल है वो तो डिपार्टमेंट तो बोलेगा सर इस डेट को ये लॉ था। पल पल इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डेट वाइज लॉ चलता है, इस डेट को ये लॉ, अगले दिन अलग लॉ, उसके अगले दिन क्यों नोटिफिकेशन अगर डेली बेसिस पाएगा तो लॉ चेंज होगा। इनकम टैक्स में 1 साल का लॉ चलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में पल पल का लॉ चलता है, एक एक दिन का लॉ चलता है। कोर्ट का जजमेंट आ गया फिर लॉ चेंज हो गया, उस दिन से लॉ चेंज हो गया, है ना। तो वो डेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब काम कभी देखिए, ये जैसे लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो सकता है आपके जीवन में ये काम कभी नहीं आए, लेकिन ये लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में जो डेट का कॉन्सेप्ट हमने किया था आपके साथ, ये डेट में, क्योंकि उसमें हमने रजिस्ट्रेशन भी ले आए थे, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज भी ले आए थे, सप्लाई भी आ गया था, लेवाई भी आ गया था, सब कुछ आ गया था ना। तो उसमें आपको फिर डिपार्टमेंट किस तरह से सर्कुलर अप्लाई करेगा, फिर हम लोग किस तरह से कोर्ट में बोलेंगे, वो बात भी हमने की आपके साथ। तो ये जो डेट, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो कहीं और भी अप्लाई होगा, सिर्फ यहां अप्लाई हो जरूरी नहीं है ना। जब
और कब काम आता है? जब नोटिसेस आते हैं। यस, हाँ मैं जी बोल रहे थे कुछ आप। सर मेरा मतलब मैं टॉपिक छोड़ के कुछ बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ ये क्लासेस के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी यहाँ से नॉलेज हमको मिलता है हाँ तो नो डाउट वो कहीं नहीं मिल पाएगा। और सेकंड जो अफोर्डेबल फीस है सर ये क्लास की, हाँ, उसको कहीं से कंपैरिजन नहीं होगा। मैं सही। आपको कल की एक बात बता रहा हूँ, टैक्समैन ने एक पोस्ट माइंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉन्च किया सर हाँ लॉ कॉलेज के साथ, मुंबई लॉ कॉलेज के साथ। उन्होंने हाँ एक हाँ, साल का कोर्स है और वो कोर्स की फीस अराउंड 35,000 है सर। वाह। और जो मैंने टॉपिक देखे तो टॉपिक नॉर्मल जो अपने वैल्यू 1 की टॉपिक है वही सारे टॉपिक्स है सर। हम्म। और वो मतलब मैं सर मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉलेज अगर हम सेकेंडली जो देखें फीस, तो उसके कंपैरिजन में सर हम तो बहुत ही कम फीस देके और बहुत कुछ ज्यादा हम बहुत गेट कुछ कर ज्यादा रहे हैं। रहेगा। नहीं, वो जो क्लास होगी ना, आप देखिए नंबर ऑफ आवर्स भी बहुत कम होगा, 30 घंटे 40 घंटे में खत्म कर देंगे। बराबर, और डिटेल में भी नहीं रहेगा सर इतना। डिटेल में भी नहीं रहेगा। और दूसरी नहीं। बात मैं आपको बताता हूँ, उसमें होता क्या है, उसमें एक फैकल्टी नहीं होती है, हर टॉपिक के लिए अलग अलग फैकल्टी अलग होती अलग फिगर है। अब देखिए इसमें फर्क क्या होता है, मैं हूं, मुझे पता है मुझे आपको यहाँ से यहाँ लेके आना है, यस सर। तो मैं ही अकेला हूं, तो मुझे पता है कि मैं आपको यहाँ से ऐसे ऐसे करके ले आऊंगा। 10-15 लोग मिलके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो कोई कहीं ले जाएगा, कोई कहीं ले जाएगा, कोई थोड़ा सा बताएगा, कोई बहुत ज्यादा बताएगा, मतलब पूरी खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में, क्योंकि उसको तो ये टॉपिक दिया गया, वो बोल के निकल लेगा। दूसरी, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि आपको समझ में आएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते, सर नहीं समझ में आया क्या करें, तो मैं फिर और कुछ सोचूंगा कि समझ में कैसे आया आपको, ये सर काम। वो फॉरवर्ड करूँ सर, मैं आपको टेम्पलेट में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं मत कीजिए, मैंने तो बहुत देखा हुआ है ऐसा। ओके सर आपने इधर हुक सिस्टम जो है ना, वो बाकी किधर नहीं मिलेगा। हाँ सर ठीक बात है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, यही हमारी कामना सर है। थोड़ा रूल्स के बारे में बताइए कि यहाँ पे दो चीजें हैं। जैसे रूल्स ये कहता है कि हाँ जिस दिन नया कोई रूल्स अप्लाई किया गया, हाँ, पुराना भूल जाइए। पुराना भूल जाइए। किस हाँ, कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं आप? इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंटेस्ट में पूछ रहा हूँ। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स में, और उसमें जैसे आइए। कोई रूल चेंज हुआ आज, हम्म जैसे 36(4) आया बाद में, रूल 36(4) आया। अब हम्म। उसके कंटेस्ट में वो कहते हैं जब नया रूल आ गया तो पुराना भूल जाइए, यानी अब ये शुरू से अप्लीकेबल हो गया। नहीं, सर जो ऐसा थोड़ी है। सर सुपर सीड होता है ना, जैसे लाइक नोटिफिकेशन है। नहीं, मान लीजिए 1 जुलाई 2017 को रूल था 10%, फिर 3 महीने बाद आया 5%, तो 3 महीने बाद का 5%, वो 5% कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा? वहां कोई डेट लिखी रहती है ना, अगर वो डेट नहीं लिखे हैं तो वो मान लिया जाएगा कि शुरू से एप्लीकेबल है, पुराना भूल जा। आजकल इसी बेस पर हर जगह जो है अधिकारी जो हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के नोटिस को भी इशू कर रहे हैं। हाँ, आप मुझे बताइएगा कौन सा है वैसा, दिखाइएगा जहां पर वो कहते हैं कि रूल्स। नहीं देखिए राजेश जी, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि रूल्स बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन आते हैं, और सर नोटिफिकेशन सुपर सीड होता है ना सर, पुराना नोटिफिकेशन कैंसिल होकर नहीं, नया राजेश जी नोटिफिकेशन। कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। डोंट एग्री, बिकॉज कि हर एक नोटिफिकेशन में अगर डेट नहीं लिखा होता तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज द इफेक्टिव डेट ऑफ दैट रूल। तो ये बात हजम नहीं हो रही है राजेश जी। मैं आपको कुछ नोटिस भेजूंगा, हाँ, वो देखिएगा। भेजिएगा तब समझ में आएगा। और यूपी में तो कुछ भी हो सकता है, ये भी आपको पता ही है। बिल्कुल। हाँ, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके सर। ओके, बाय बाय। शाबाश। बाय बाय। थैंक यू सर।